स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्केप हॉलिडे में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर झारखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिनका जियोलॉजी का पेपर 12 अप्रैल को होने वाला है। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पासिंग मार्क के साथ साथ अच्छे अंक भी आ जाएंगे जियोलॉजी के पेपर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 जियोलॉजी टर्म 1 एंड टर्म 2 MCQ विथ सब्जेक्टिव, दोनों को कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का जो जियोलॉजी है उसका पहला चैप्टर जो है वो भूविज्ञान का परिचय। तो इसके MCQ पहले देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। ये किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? पहला प्रश्न हमारा है, ये किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? तो ये कहा था चार्ल्स लाइन ने। चार्ल्स लाइन ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सेलुलर के अध्ययन को कहते हैं सेलिका विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा सेलिका विज्ञान। आग्नेय सेल का अंतर्वेदी आकार कौन सा है? तो सील जो है आग्नेय सेल का अंतर्वेदी आकार होता है। अगला प्रश्न है, निक्षेप के क्रम में चट्टान के निर्माण के अध्ययन को कहते हैं सेल विज्ञान। अगला प्रश्न, पेट्रोलॉजी भूगर्भ विज्ञान की वो शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है सेलों का। पेट्रोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं सेलों का, यानी विभिन्न प्रकार के सेलों का। सिस्टोज आकृति पाई जाती है कांतरिक सेल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपको और इस बार भी आएंगे, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। सिलिका विज्ञान का अध्ययन है, पहला यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन हुआ है, सिलिका विज्ञान का अध्ययन है विभिन्न प्रकार के चट्टानों का। किसका? विभिन्न प्रकार के चट्टानों का। और ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और बार बार रिपीटेड ही आते रहते हैं जियोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चंस। और ये मॉडल पेपर का, और मैं वर्मा से ही बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जो मैं इन्हें एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क दिला सकते हैं कल के एग्जाम में। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। विभिन्न प्रकार के सेलों का चट्टान अध्ययन करते हैं हम लोग सिलिका विज्ञान में। अगला प्रश्न हमारा, आग्नेय चट्टान सील है एक, क्या सील एक है आग्नेय चट्टान। पृथ्वी की आयु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष। द एज ऑफ अर्थ 5 मिलियन ईयर्स। 5 मिलियन ईयर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे, चट्टानों में खनिज में स्पष्ट करना है, हमें डिफरेंट बताना है खनिज और चट्टान के बीच। तो विभिन्न तत्वों के समुच्चय को खनिज कहते हैं, जबकि खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है खनिज, बट चट्टान जो है खनिजों के मिश्रण की अवस्था में पाया जाता है। खनिज अजैव तत्व हैं, लेकिन चट्टान खनिज या बहुखनिज होते हैं। खनिजों में एक खास किंतु समांगी रासायनिक संगठन होता है, लेकिन चट्टानों में रासायनिक संगठन कुछ हद तक समांगी होता है। अगला प्रश्न हमारा, सिलिका की परिभाषा दें। सिलिका की परिभाषा आपको लिखना है। ये 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष में। इस बार भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। विभिन्न खनिजों के समुच्चय को सेल कहते हैं, भूपृष्ठ सेल से निर्मित हैं। इन सेलों के अध्ययन को सिलिका कहते हैं। इस विज्ञान में सिलिका के प्रकार, उनकी उपस्थिति की अवस्था, उद्भव, भूवैज्ञानिक प्रक्रम तथा भूविज्ञान इतिहास को परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। सेल खंडों के अध्ययन को सेल वर्णन, सेल की उत्पत्ति के अध्ययन को सेल जनन तथा अस्म विज्ञान को सेलिका का पर्याय माना जाता है। यद्यपि शब्दोपत्ति के अनुसार अस्म विज्ञान का तात्पर्य प्रस्थ विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जो आपको अक्सर पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाता है। ये प्रश्न आपका 2020 में आया था, 2020 में आया था और इस बार भी संभावना है आने की ज़्यादा। तो चलिए इस पे का आंसर देख लेते हैं। भूविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दें, यानी डिफिनेशन लिखना आपको जियोलॉजी का, एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालें, या फिर इसका क्या महत्व है इसके ऊपर प्रकाश डालना है। गिव ए सुटेबल डिफिनेशन ऑफ जियोलॉजी एंड फोकस लाइट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। या फिर आप से ये नहीं बनता तो आप अथवा में ये बना सकते हैं, भूगर्भ शास्त्र की पृथ्वी का विज्ञान है व्याख्या करें, या फिर व्याख्या करें कि भूविज्ञान की पृथ्वी का इतिहास। इन तीनों में से किसी एक को बनाना है। तो इस बार आपका काफ़ी सिलेबस ईजी आने वाला है और
जिसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, जिसमें 1-2 प्रश्न आपको बनाने हैं, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बेखौफ होकर आप तैयारी करें और इसको नोट डाउन करना, इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को, आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा जाएगा। चलिए देखते हैं। भूगर्भ शास्त्र को अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। वो शास्त्र है जो पृथ्वी के भीतर की जानकारी देता है, यानी भूगर्भ शास्त्र में पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है, भूगोल शास्त्र कहलाता है। शब्द का प्रयोग, जूलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचर्ड डी बरी ने किया था। ये आपका बार बार पूछा जाता है, इस बार भी संभावना पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जाता है। सर्वप्रथम जूलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? रिचर्ड डी बरी। कब? 1473, सन 1473 में। जूलॉजी ग्रीक शब्द है। जूलॉजी क्या है? ग्रीक शब्द है जो 2 शब्द से मिलकर बना है। जी अर्थ होता है अर्थ और लॉग्स का अर्थ होता है साइंस अर्थात विज्ञान, यानी जूलॉजी भूगोल शास्त्र। सरल भाषा में अगर बात किया तो पृथ्वी का विज्ञान, पृथ्वी का विज्ञान। भूगर्भ का सरल शब्दों में पृथ्वी का विज्ञान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए और समय बहुत कम है, कल आपका एग्ज़ाम है। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल करके। इसकी वजह से मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा। काफ़ी कम वक्त पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो में आपको फास्ट देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। भूविज्ञान को परिभाषित करते हुए उसकी विभिन्न शाखाओं को समझाइए। भूविज्ञान को परिभाषित करते हुए उसकी विभिन्न शाखाओं को आपको समझाना है, यानी भूविज्ञान की कितने शाखाएं हैं उनको परिभाषित करना है, डिफिनीशन देना है प्रत्येक स्टेज का, ब्रांच का, और लिखना है। इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस बार भी 6 सवाल आएगा 5 मार्क के लिए। चलिए देखते हैं। भूविज्ञान की शाखा। भूविज्ञान एक बृहद शास्त्र है। इसके अनेक शाखाएं हैं जो इसके संबंधित अन्य औषधि। मुख्य रूप से इसके विभाजन निम्न प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। भू रसायन, जिसके अंदर हम लोग पृथ्वी की द्रव रचना की अध्ययन करते हैं। परिवर्तन या संरचनात्मक भूविज्ञान, जिसके अंदर हम भूगर्भ में घटित होने वाले प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक या भौतिक भूविज्ञान, जिसके अंदर हम लोग पृथ्वी के विकास के इतिहास का अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक या आर्थिक भूविज्ञान, जिनमें हम लोग खनिजों का अध्ययन करते हैं। भू रसायन अंतर्गत पृथ्वी का द्रव्यमान रचना का अध्ययन करते हैं। क्रिस्टलन विज्ञान, जिसके अंदर लोग आता है क्रिस्टलन विज्ञान, खनिज विज्ञान, सेल विज्ञान, भू रसायन विज्ञान को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चट्टानों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, समझाइए। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। भूपट्टी का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेलों से हुआ है। सेल का निर्माण एक या अनेक खनिजों के मिश्रण से होता है, और खनिज जो हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों के यौगिक से बनते हैं। अब तक हम जितने भी रासायनिक तत्व हैं उनमें से 8 तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से जो हमारा भूपटल है 98% भाग इससे निर्मित है, बना हुआ है। शेष 2% से भी कम। यद्यपि चट्टान शब्द का अगर बात किया जाए तो किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लगाया जाता है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। चट्टान भू शब्द के अंतर्गत भूपटल के उन सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है जो चाहे कठोर हो या कोमल, खड़िया, मिट्टी तथा चूना के पत्थर की भांति प्रवेश हो या प्लेट, सामान्य अप्रवेश। यानी आपको चट्टान का मतलब कठोर नहीं, आप कोमल चीज़ें, खड़िया, चूना, पत्थर, इस सभी चीज़ों को भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र के चट्टानों के अंतर्गत रखा जाता है, भूगर्भ शास्त्र के अनुसार, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें मुख्य से 3 रूप से होते हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरिक, जिसको ही बोला जाता है कायांतरिक चट्टानें, है ना, जिसमें परिवर्तन होता है उसको रूपांतरिक चट्टान। तो चट्टानों के मुख्य 3 वर्ग होते हैं, 3 टाइप होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति एवं विशेषता की विवेचना करना है, यानी आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषता, उसके ऊपर हमें टॉपिक लिखना है, विवेचना करना है। चलिए देखते हैं इसके आंसर। आग्नेय शब्द अंग्रेजी के शब्द इग्नेस का एक हिंदी रूपांतरण है। ये जो आग्नेय शब्द है अंग्रेजी शब्द का इग्नेस का एक हिंदी रूपांतरण है, जो एक लैटिन भाषा है, इग्नेस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। भूगर्भ की निचली परत बहुत गर्म है। हमारे जो भूगर्भ की निचली परत है वो काफ़ी गर्म है, और जिसके कारण अति ताप और दाब से चट्टान तरल बन जाती है, इसे जो मैग्मा कहलाता है।
जहाँ ये मैग्मा जमा रहता है उसे मैग्मा प्रकोष्ठ कहते हैं, यानी मैग्मा जहाँ पर जमा होता है उसे मैग्मा प्रकोष्ठ कहा जाता है। आपका यहाँ से MCQ बन सकता है, मैग्मा जहाँ जमा होता है उसके कहते हैं मैग्मा प्रकोष्ठ कहा जाता है। अतिशय तपता के कारण वह अंगठित दृष्ट लाल दिखती है, इसलिए इससे बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसलिए लाल दिखती है, इसी वजह से इससे बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने से बनता है, ध्यान रखिए। और जो वहाँ पर मैग्मा जमा होता है उससे मैग्मा प्रकोष्ठ कहा जाता है। यहाँ से आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस बार के ज़्यादा ही MCQ पूछ जाएंगे। 40 मार्क का तो आपको थ्योरी से ही वो कहीं ना कहीं से बनाने पड़ेंगे उनको, क्योंकि उतने MCQ है नहीं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए 2008-18 के बाद, ना ही तो आपको जियोलॉजी का मॉडल पेपर मिलेगा, ना ही क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ये बड़ी समस्या है जियोलॉजी का ऊपर, सरकार इसके ऊपर कोई खास ध्यान दे नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। हमारा झारखंड वैसे भी शिक्षा को लेकर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो चलिए शेर सरकार की बात है, वो सरकार समझेगी, परिवर्तन तो होगा ही होगा। चलिए आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आग्नेय सेल की विशेषता को भी थोड़ा चलिए देख लेते हैं। चलिए और कुछ लिखना हो तो आप लिख लेते हैं या में, तो मैं इतने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, काफ़ी वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। लॉन्ग हो जाएगी तो फिर दिक्कत होंगी आपको पढ़ने में, हमें समय बहुत कम है, शॉर्ट में पढ़ना। आग्नेय सेल की विशेषता, आग्नेय सेल की विशेषता, आग्नेय सेल की क्या विशेषता है? आग्नेय चट्टानें अत्यंत कठोर होती हैं। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो अत्यंत कठोर होती हैं। ये रवेदार होते हैं। ये क्या होते हैं? रवेदार होते हैं। ये परतविहीन होते हैं। इसमें जीवाश्म विहीन होते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाएंगे क्योंकि ये आग से बनते हैं। अगर जीव जंतु का अवशेष भी रहेंगे तो वो जल के खाक हो जाएंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं जीवाश्म विहीन, यानी इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म के अवशेष पाया जाना नामुमकिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, सेलों का गठन एवं आंतरिक संरचना। चलिए इससे MCQ प्रश्न पहले देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। रिपल्स मार्क किस तरह के सेल से मिलता है? तो रिपल्स मार्क अवसादी सेल से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आग्नेय सेल की कौन सी आकृति कॉनकॉन्ड्राइट भाग नहीं है? यानी आग्नेय सेल की कौन सा आकृति कॉनकॉन्ड्राइट का भाग नहीं है? तो डाइक जो होता है कॉनकॉन्ड्राइट का भाग नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नाइसोज तथा ग्रेनुलोज आकृति किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी काइनेंथेटिक सेल में। नाइसोज और ग्रेनुलोज की आकृति काइनेंथेटिक सेल में पाई जाती है। वितल्य कायांतरण के कारण निम्न में कौन सा सेल बनता है? तो ग्रेनुलाइट बनता है वितरण कायांतरण के कारण। अगला प्रश्न हमारा, अस्तर के अनुरूप अनुस्तरीय अंतर्भेदी आकृति की आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? तो कहलाएगा आपका सील। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्टॉक्स, अत्यंत छोटे आकार के पैथोलॉजी को स्टॉक कहा जाता है। बॉस जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका आकार वृत्ताकार होता है उसे बॉस कहा जाता है। लेकोलिथ आप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर पूछा था लेकोलिथ। लावा निर्मित ऐसे आग्नेय चट्टान नातेदार ढाल के रूप में होते हैं। यह अक्सर परदार चट्टानों से ढकी रहती है, जिसे बोला जाता है लेकोलिथ, जिसे कहा जाता है लेकोलिथ। नेक्स्ट हमारा फेकोलिथ, ज्वालामुखी उद्गार के समय फेकोलिथ मोड़दार पर्वतों के अपनति तथा अभिन्नति में लावा का जमा हो जाता है, जिसके फेकोलिथ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डाइक आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। डाइक, जब आग्नेय अंतर्राष्ट्रीय अंतरप्रविष्ट लगभग ऊर्ध्वाकार स्थिति में हो तो उन्हें डाइक कहा जाता है। इनके अनेक प्रकार होते हैं। ये कुछ टाइप हैं डाइक के, रेडिएटिक, आर्केटिक और रिंग डाइक, ये सब हैं डाइक के कुछ टाइप्स। चलिए हमें वो जाना नोट डाउन कर लीजिएगा आप अगर आपको। चलिए आगे देखते हैं। सील, जब लावा आस्थानित या परदार चट्टानों के स्तर के मध्य घुसकर उनके क्षैतिज अवस्था में ढोसामुक्त हो जाती है तब उसे सील कहा जाता है। सील किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाता है अक्सर, शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। तो सील किसे कहा जाता है? सील कहा जाता है आपको जब लावा स्थानांतरित या परदार चट्टानों के स्तरों के मध्य घुसकर उनके क्षैतिज अवस्था में ठोसाभूत हो जाती है, यानी ठोस आकार लेती है, तब उसे सील कहा जाता है। ये एक सीट के टाइप का। ऐसे सीट, जब ऐसे जब वही वाला सील अत्यंत पतले होते हैं तो उसे सीट कहा जाता है, यानी चट्टान के पतले से पतले परत को बोला जाता है सील, जो दरारों में लावा के जमने से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला चैप्टर सेल वर्णा पेट्रोग्राफी, चैप्टर नंबर 3। इससे कुछ MCQ लेंगे, फिर सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। मिश्र पिंडाशय किस प्रकार का सेल है? तो मिश्र पिंडाशय अवसादी
सेल है, एक अवसादी सेल। कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है? तो तांबा का जो खनिज अयस्क होता है वो चाल्कोपाइराइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मैग्नेटाइट आयरन का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का। डायोराइट का आवश्यक खनिज संगठन है क्वार्टज। डायोराइट का आवश्यक खनिज संगठन है क्वार्टज। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोज संरचना पाई जाती है आग्नेय सेल में। नाइट्रोज संरचना पाई जाती है आग्नेय सेल में, अवसादी सेल में, कांतरिक सेल में। किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांतरिक सेल में नाइट्रोज संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट किस प्रकार का सेल है? तो क्वार्टजाइट कांतरिक चट्टान है। किस प्रकार का? कांतरिक चट्टान का। ग्रेनाइट के ज्वालामुखीय प्रतिरूप सेल क्या है? रायोलाइट। रायोलाइट, राइट आंसर ऑप्शन ए। संगमरमर किस प्रकार का सेल है? तो संगमरमर कांतरिक सेल से बनता है, कांतरिक चट्टान से बनता है। तो यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतरिक चट्टान। संगमरमर जो है कांतरिक चट्टान से बनता है। अगला प्रश्न, बेसाल्ट एक प्रकार की चट्टान है। किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट? तो ये ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट क्या है? ये ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चूना पत्थर एक सेल है। चूना पत्थर एक सेल है। किसका? अवसादी का। अवसादी का एक चूना पत्थर जो है वो अवसादी का एक सेल है। अवसादी चट्टान का, अवसादी सेल का, जो आपकी मर्जी लिख सकते हैं, चट्टानों से लिखी चीज़ होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ प्रश्नों को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों, इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से लिखते हैं। तो 2 लाइन लिखना है आपको, डिफिनेशन देना। जैसे कि आपको इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सेल, संगमरमर, नीस, बेसाल्ट और चूना पत्थर। आपको 2 लाइन लिखना है। जैसे कि सेल के बारे में लिखा, सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल, सेल के बारे में 2 लाइन लिखना है। इसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है, कहाँ मिलता है। संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें लिख दीजिएगा आप। नीस, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपको इन तीनों 5 ज़्यादा बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है आपको 2 या 3 यानी 30 वर्ड के अंदर, जहाँ से आपको 5 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक भूविज्ञान। ये चैप्टर नंबर 4, आर्थिक भूविज्ञान। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है 2Fe3H2O। इसका मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्थिक भूविज्ञान की शाखा से किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक भूविज्ञान की शाखा में हम लोग चट्टानी खनिज का अध्ययन करते हैं। चट्टानी खनिज, ऑप्शन बी राइट आंसर। आर्थिक भूविज्ञान का उद्देश्य हम संभावना का वर्णन करें। ये लंबे प्रश्नों में से एक है जो 5 मार्क आपको दिलाएगा बड़ी आसानी से, तो आप इसे यथासंभव कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आर्थिक भूविज्ञान का उद्देश्य हम संभावना का वर्णन करना है। आर्थिक भूविज्ञान की वो एक विशेष शाखा है जिसमें हम लोग भूविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी खनिज के रासायनिक संगठन, भौतिक गुण, उत्पत्ति, प्राप्ति, अवस्था, भूविज्ञान एवं भौगोलिक वितरण तथा उपयोग का अध्ययन किया जाता है इसी आर्थिक भूविज्ञान के अंदर। भू आर्थिक विज्ञान में समस्त मानव जाति का विकास में के काम में आने वाला प्रकृति, भू संपदा, भूपट्टी प्राप्त होती है, विश्लेषण किया जाता है। अतः इसके अंतर्गत वैसे धातु एवं आधुनिक खनिज एवं सेल का अध्ययन किया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका उपयोग मानव अपने विकास के लिए करते हैं। जैसे कि आर्थिक भू विज्ञान में हम लोग वो सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं अपने जीवन में जिनसे हमारा मानव जाति का विकास होता है। जैसे कि सोना, चांदी, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, इस सभी चीज़ों का हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन शैली को विकास करने में, आर्थिक सुधार करने में। तो आर्थिक भूविज्ञान के कुछ उद्देश्य को भी चलिए देख लेते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। आर्थिक भूविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आर्थिक महत्व के खनिज की जानकारी प्राप्त करना है, आर्थिक महत्व के खनिज के गुण धर्म एवं उसके साहचर्य में मिलने वाले अन्य खनिज के साथ परस्पर संबंध में उनकी उत्पत्ति ज्ञात करना, उत्पत्ति के आधार पर किसी क्षेत्र में विभिन्न खनिज की उपस्थिति की संभावना का आकलन आर्थिक भूविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्थिक खनिज निक्षेप के प्रक्रम का वर्णन करना है। आर्थिक खनिज निक्षेप के प्रकार। आर्थिक खनिज निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, धातुमय निक्षेप और अधातुमय निक्षेप। यानी धातु और अधातु 2 भागों में डिवाइड किया गया आर्थिक खनिज के निक्षेप को। तो चलिए देखते हैं। खनिज अयस्क पृथ्वी के भूतल से प्राप्त होने वाला वो खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग हम एक या एक से अधिक धातुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं या फिर किया जाता है। खनिज अयस्क कहलाता है जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, गिलाना, चेल्कोपाइराइट, क्रोमाइट। खनिज अयस्क को चमक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, धात्विक एवं अधात्विक।
धात्विक खनिज उसे बोलेंगे जिसमें चमक होगी धातु के समान, जैसे कि गिलेना, इसमें चमक होती है, मैग्नाइट। और अधात्विक खनिज उसे बोला जाएगा जिसमें चमक नहीं होती है धातु के समान, जैसे कि पाल्को मलाकाइट, बॉक्साइट या सेरूसाइट आदि। अगला चैप्टर खनिज निक्षेप, मिनरल डिपॉजिट्स। सिंहभूम प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल में एक, बार बार पूछा जाता है आपके एमसीक्यू में और इस बार भी पूछे जाएंगे 100% श्योर। ये 100% श्योर है कि इस बार भी आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के निक्षेप के लिए। तांबे के निक्षेप के लिए सिंहभूम प्रसिद्ध है। कोयले के लिए झारखंड, तांबे के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिंहभूम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सिंहभूम प्रसिद्ध है तांबे के निक्षेप के लिए, तांबे के खनन के लिए बोल सकता है। आपका सवाल घुमा फिरा के कौन एक गैंग खनिज है, यानी हेमाटाइट, जिसमें अशुद्धियाँ पाई जाए तो उसे बोलेंगे गैंग, तो है हेमाटाइट। इसका राइट आंसर होगा हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, हेमाटाइट आयरन का। धनबाद प्रसिद्ध है सोने के निक्षेप के लिए, तांबा निक्षेप के लिए, लोहा निक्षेप के लिए। तो धनबाद हमारा कोयले के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि धनबाद में ही हमारा कोयले का निक्षेप होता है, जरिया, धनबाद, बोकारो, तो ये सब धनबाद प्रसिद्ध है कोयले के निक्षेप के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है? तो चाल्कोपाइराइट तांबा का अयस्क है। निम्न में किस प्लेसर निक्षेप के रूप में जाता है? पाया जाना संभव है। हमें प्लेसर निक्षेप के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं सोने को। किसको? सोने को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एल्युमिनियम के अयस्क खनिज को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम के अयस्क खनिज को क्या कहा जाता है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क को बोला जाता है बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस किसके प्रकार हैं? ये जो एंथ्रासाइट हैं, बिटुमिनस, ये सब कोयले में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है ना, तो ये एक प्रकार कोयले का टाइप है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। आगे देखते हैं, झारखंड के जादूगोड़ा किस प्रकार का निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जादूगोड़ा किस प्रकार निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो जादूगोड़ा है वो रेडियो एक्टिविटी खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिविटी खनिज निक्षेप के लिए झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बॉक्साइट का रासायनिक संरचना। बॉक्साइट का रासायनिक संरचना क्या होता है? बेसिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सफ़ेद अब्रक के नाम से जानी जाती है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को ही सफ़ेद अब्रक के नाम से जाना जाता है। अगले लघु उत्तर प्रश्न, अब्रक का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के बारे में लिखें। यानी हम अपने जीवन में या फिर अब्रक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर होता है, उद्योगों में, घरों में, तो सभी जगहों पे अब्रक का यूज होता है, तो उसके बारे में डिटेल से लिखते हैं। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये, इस बार भी आएगा ही आएगा 5 मार्क्स के लिए, तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते जाइएगा। अब्रक एक आंतरिक चट्टानों में एवं सफ़ेद काले टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। ये पर्दार होता है, ये पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। ये हल्का चमकीला होता है, ये उच्च ताप पर गलता है, इसलिए बहुत से उद्योग में यह काम आता है। इसका अधिकतर उपयोग बिजली के कारखानों में किया जाता है, क्योंकि यह गर्म तथा बिजली का सुचालक होता है। अब्रक जो होता है वो गर्म होता है और बिजली का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के क्षेत्र में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम लोग औषधि निर्माण, दवाई बनाने में, बिजली के संचार, तार वगैरह, टेलीफोन, रेडियो, मोटर, वायुयान यानी एयरक्राफ्ट, साग सिंगार, पंखों, खिलौने, स्प्रे, मिट्टी के बर्तन पर भी इसका चमकदार पुलिस करने से कार्यों में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हमारा, झारखंड में लौह निक्षेप बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। झारखंड में लौह निक्षेप बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के बाद ये जो सब्जेक्टिव में है, ये भी है सब्जेक्टिव के रूप में, बहुत ही बार बार ये सवाल पूछा जाता है आपके झारखंड को लेकर। झारखंड से आपका तकरीबन सब्जेक्टिव मार्क 10 पूछे जाते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं झारखंड से रिलेटेड, उनमें से ये अक्सर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं झारखंड में लोहा निक्षेप कहाँ कहाँ मिलता है और इसका क्या प्रक्रिया है। लोहा अयस्क निक्षेप, झारखंड राज्य लोहा अयस्क निक्षेप एवं उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये राज्य उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है, यानी कोयले उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में झारखंड चौथे स्थान पर आता है। पूरे देश समृद्ध लोहा अयस्क का 31% झारखंड राज्य में उपलब्ध है। पूरे देश में जितना भी लोहा है उसका केवल 31% झारखंड ही उपलब्ध कराता है पूरे देश को।
केवल 14% उत्पादन, पूरे देश की तुलना में ये 14% उत्पादन करता है, 14% उत्पादन करता है। झारखंड राज्य में लौह निक्षेप की उपस्थिति एवं उनका निक्षेप। झारखंड में लौह अयस्क मुख्यतः दक्षिण पूर्व भागों में केंद्रित है, जहां धारावी निर्माण की लौह अयस्क की पट्टी पाई जाती है। लौह अयस्क की मिट्टी मुख्यतः उड़ीसा के दक्षिण में हेमाटाइट, क्वार्टाइज, फिलाइट, टेप्स, लावा और चोट आदि घोड़ों की नाल की तरह स्थित है, जो सिंहभूम से 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ खुलता है। ये आप लिख दीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि इस बार उतने लंबे आपको लिखने की जरूरत है नहीं। कहाँ पहुँच लो रे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताया था। हाँ ये खत्म। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अभ्रक के प्रकार। ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद अभ्रक, इसे रूबी अभ्रक के भी नाम से जाना जाता है। ये सबसे उत्तम किस्म का होता है। इसे भी इस अभ्रक को मॉस्क्विट अभ्रक भी कहा जाता है। रवेदार चट्टानों में नीस और शिस्ट के विभिन्न जुड़ाई की परतों में यह अभ्रक मिलता है। गुलाबी अभ्रक यह बायोटाइट अभ्रक है। वितरण अभ्रक उत्पाद में बिहार, झारखंड न केवल भारत अपितु विश्व का एक अग्रणी क्षेत्र है। यह भारत का 58% अभ्रक अकेला उत्पादित कर प्रथम स्थान पर है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि बिजली के संयंत्र, औषधि, शीशा, सजावटी सामान, अग्निरोधक सामग्री, संचार संयंत्र आदि के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। बिहार, झारखंड के उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण विश्व बाजार में अधिक मांग है। बाकी चीज़ों को आप इस वीडियो को स्किप करके पॉज कर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट 2 है जियोलॉजी चैप्टर का, वो है जीवाश्मी तथा स्तरण विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है जीवाश्मी परिचय। जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की वो शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं अस्तरित सेल का, जिसका उद्देश्य पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास को सुलझाना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अश्मीभवन के कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के अवशेष किसमें परिवर्तित होते हैं? यानी जो प्रक्रिया होती है अश्मीभवन का, उसके कारण जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे के जो अवशेष हैं मृत होने के बाद उनके जो शरीर है किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो हो जाएगा कोयला। राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जीवाश्मों का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किस शाखा में किया जाता है? यानी जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग भूगर्भ शास्त्र के किस शाखा में करते हैं? तो जीवाश्मय शाखा में या फिर जीवाश्मय विज्ञान में बोल सकते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भूगर्भ शास्त्र की वो शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्मी के नाम से जाना जाता है। जिसमें हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं उसे जीवाश्मी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्मय क्या है? जीवाश्मय का काल निर्धारित कैसे होता है? किसी भी जीव के अस्तित्व के प्रमाण, चाहे वो जीव के अस्तित्व अवशेष हो अथवा किसी चट्टान पर उसके छाप, यह अवशेष जीव की मृत्यु के उपरांत धरती की किसी तह में सुरक्षित हो जाते हैं। भूगर्भ में विद्यमान खनिज के प्रवेश में इन अवशेषों को भार बढ़ जाता है तथा ये पहले से ही कहीं अधिक ठोस हो जाते हैं। रेतधारी में ठोस अंग जैसे कि अस्थित्य, दांत अपने वास्तविक रूप में मिलते हैं। अन्य भाग अथवा अरेतधारी के अवशेष के छाप के रूप में ही सुरक्षित रह पाते हैं। इसलिए मानव तथा उसके पूर्वज जीव के जीवाश्म अस्थिरता धातुओं के रूप में अधिकतर पाए गए हैं। दांत रचना में अवस्थिति की तुलना में भी अधिक ठोस होते हैं, इसलिए जीवाश्म रूप में उन्हें पाए जाने की संभावना अधिक रहती है।
जीवाश्मों का काल निर्धारण, यानी जीवाश्मों का काल कैसे निर्धारण, मतलब कितने वर्ष पुराना है। जीवाश्म के काल निर्धारण में दो बात का ध्यान रखना होता है, एक कि ज्ञात भूगर्भीय जंतु पौधे आदि के क्रम में इनका क्या संबंध था, दूसरा कि कालानुक्रम के अनुसार इसकी आयु कितनी होनी चाहिए। इन दोनों के ज्ञान के लिए काल निर्धारण के दो प्रकार की विधियाँ का उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक काल निर्धारण के लिए जीवाश्म को उपलब्ध काल का क्रम सीढ़ी में रखा जाता है, जिससे पता चलता है कि जीव किसका पूर्व वंशज था। क्लोरीन नाइट्रोजन यूनियन पूरा चुंबक को इत्यादि की विद्युत से ऐसा तुलनात्मक काल निर्धारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, जीवाश्म के परीक्षण संरक्षण के बारे में लिखें। जीवाश्म के परीक्षण संरक्षण के बारे में लिखें, यानी जीवाश्म के परीक्षण और उनके संरक्षण सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक प्राणी, इसका राइटिंग जगह चल देखते हैं, प्रश्न का आंसर करते हैं। ये संभव नहीं है कि प्रत्येक प्राणी या वनस्पति किसी भी परिस्थिति में शिलाओं में अवस्थित हो। बहुत से प्राणी तथा वनस्पति पृथ्वी की सतह पर विभिन्न क्रियाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं तथा अन्य में उसे स्थान से जल द्वारा ही बहाली जाती हैं। प्रारंभिक तथा छोटे जीव जैसे जेलफिश या छोटे कीड़े मकोड़े हड्डियाँ का अंग नहीं होते हैं, अतः ये जीव साधारण परिचित नहीं रह पाते क्योंकि इनकी साधारण अंग अनेक क्रियाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार फूल पत्तियाँ आदि भी फॉसिल की तरह अब बहुत कम पाई जाती हैं, परंतु जिन प्राणियों में हड्डियाँ कड़ी होते हुए अधिक सुरक्षित रहते हैं, फिर बिच्छू के तंत्र तथा अन्य कड़े भाग शिलाओं के साथ अधिक सुरक्षित रहते हैं। यानी आपको जिन जीव जंतु पेड़ पौधे के अवशेष ज़्यादा ही मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उनका जीवाश्म अत्यधिक सुरक्षित रहता है पृथ्वी पर, भूपट्टी पर। चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जीवाश्म के अकार्य लक्षण का चरित्र वर्णन करें। 5 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल में से एक है। ध्यान से कर लीजिए इनको नोट डाउन आपके नोटबुक पर, ताकि आपको एग्जाम में लिखने को दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा, ये किस वर्ग में आता है? गैस्ट्रोपोडा। ये मोलस्का फाइलम का जीव है। इसकी कवक सेल एक कपाटी होती है। सेल पेंच की तरह कुंडलित एक सर्पिली होती है। इस प्रकार के विभिन्न हॉर्न आदि संपर्क में हो तो संपर्क रेखा को जीवन कहते हैं। सर्पिली सेल के नुकीले भाग को शिखर कहते हैं। दूसरे सिर में एक छिद्र होता है जिसे द्वारक कहा जाता है। इस सिरे के अंतर होल निवास होल के छोड़े शिखर समूचे होल को वाले सिर को आधार कहते हैं। सेल के बाहर दोनों ओर आधार से लेकर शिखर तक खींची गई रेखा के बीच के कोण को सर्पिली कोण कहते हैं। ये शिखर के नुकीलेपन की माप है। द्वारक अंडाकार, आयताकार, वृत्ताकार या किसी आकार का हो सकता है। द्वारक के किनारे के पेरिस्टोम कहा जाता है। द्वारिका के किनारे को पेरिस्टोम कहा जाता है। पेरिस्टोम कहा जाता है। ये रहा गैस्ट्रोपोडा का चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइलोबिटा वर्ग के जीवाश्म के आकारी लक्षण का चरित्र वर्णन करना है। ट्राइलोबिटा वर्ग के जीवाश्म का किस प्रकार का आकार होता है, उसका चरित्र वर्णन करना। फाइलम एक ट्राइलोबिटा वर्ग का आर्थ्रोपोडा। क्लास है क्रस्टोलिया। उपक्लास ट्राइलोबिटा के अंतर्गत यह आता है। यह आर्थ्रोपोडा समुदाय का जीव है तथा इसके अवशेष केवल पूर्णजीवकालीन ही सेलों में ही पाया जाता है। जो ट्राइलोबिटा है वो आर्थ्रोपोडा समुदाय का एक जीव है जिसका अवशेष केवल पूर्णजीवकालीन सेलों में ही पाया जाता है। यह सागरीय जीव है। ये जो ट्राइलोबिटा जीव है ये सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है तथा ये छोटे आकार का होता है। आकार में बहुत ही छोटा होता है। इसकी काया गोल लंबोदरी होती है तथा 3 भागों में विभक्त होता है और ये 3 भागों में बंटा होता है। इसलिए इन जीवों को ट्राइलोबिटा कहा जाता है। इसलिए इन जीवों को ट्राइलोबिटा कहा जाता है। इनकी काया केफ्लॉन, थोरैक्स तथा फाइलेजियम की बनी होती है और ऊपर की सतह कैल्शियमी होती है। स्पष्ट सील कहा जाता है। अवशेष के रूप में पाई जाती है। सिर में ढकी वाले भाग का कल्पन या केफिलिक सील कहा जाता है। यह अर्धवृत्ताकार होता है तथा इसकी स्थापनीय गोलकता कोपल में बना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए कुछ चीज़ें आप नोट डाउन खुद कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा ट्राइलोबिटा का
चित्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला चैप्टर जो हमारा है भूगर्भ रचना, भूगर्भ रचना, और ये अंतिम चैप्टर है जूलॉजी का इसके। आर्थिक महत्व के कोयला निक्षेप चट्टान पाई जाती है। आर्थिक महत्व के कोयला निक्षेप किन चट्टान पाए जाते हैं? तो ये है गोंडवाना, निम्न गोंडवाना। किस गोंडवाना में? निम्न गोंडवाना में आर्थिक महत्व के कोयला निक्षेप पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोहा अयस्क श्रेणी कौन सा सेलों के समूह में वर्ग में मिलता है? लोहा अयस्क श्रेणी कौन सा सेल के समूह वर्ग में मिलता है? तो होगा आपका ये गोंडवाना। लोहा अयस्क श्रेणी कौन से समूह वर्ग में मिलता है? तो गोंडवाना। राइट आंसर ऑप्शन बी। झारखंड में कोयला निक्षेप कौन सा सेल समूह में मिलता है? झारखंड में कोयला जो मिलता है वो गोंडवाना सेल में मिलता है। कौन सा? गोंडवाना सेल समूह में। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गोंडवाना सुपर ग्रुप निर्माण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना सुपर ग्रुप निर्माण किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लोहा। ठीक है ना, गोंडवाना सुपर ग्रुप लोहे के निर्माण भंडार के लिए